नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस कहानी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ उसके लेखक हैं हैंस क्रिस्टिन एंडरसन। कहानी का नाम है द एम्परर्स न्यू सूट। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह नए नए कपड़ों के बारे में इतना सोचता था कि वह अपना सारा धन उन्हें पाने में खर्च कर सकता था। उसका एकमात्र ध्येय था हमेशा नए नए कपड़े पहनकर बन ठन कर रहना। उसे अपनी प्रजा की कोई परवाह न थी। रंगमंच उसे आकर्षित नहीं करता था। एकमात्र वस्तु जिसके प्रति उसका रुझान था वह थे नए नए वस्त्र। उसके पास दिन के हर प्रहर में पहनने के लिए नए नए कोट थे। कोई राजा के लिए यह कहे कि वह अभी दरबार में व्यस्त है, परंतु इस राजा के लिए लोग कहते थे कि वह अभी तैयार होने में व्यस्त है। राजा के नगर में प्रतिदिन दुनिया भर से लोग आते जाते रहते थे। एक दिन दो ठग उस नगर में आए। उन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया कि वे कपड़ा बुनने वाले जुलाए हैं। वे लोगों की कल्पना से भी अधिक उत्तम कपड़ा बुन सकते हैं। उनके द्वारा बुने गए कपड़े का रंग व पैटर्न बहुत ही सुंदर होता है। साथ ही साथ उस कपड़े का एक गुण यह भी होता है कि वह सिर्फ विद्वान और चतुर लोगों को ही दिखाई देता है। बेवकूफ या अपने पद के अयोग्य व्यक्ति के लिए वह कपड़ा अदृश्य रहता है। यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंची। उसने सोचा कि ऐसा कपड़ा तो वाकई अद्भुत होगा। यदि मैं उसे पहनता हूँ तो मेरे लिए यह पता करना आसान हो जाएगा कि मेरे समस्त दरबारी अपने अपने पद के योग्य हैं या नहीं। इस प्रकार मैं चतुर व विद्वान व्यक्ति और अकुशल व मूर्ख व्यक्ति में भेद कर सकूंगा। ये सोचकर राजा ने उन ठगों को महल में बुलाया। उसने उन्हें आदेश दिया कि बिना किसी विलंब के वे कपड़ा बुनना प्रारंभ कर दें। इसके लिए राजा ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया। ठगों ने 2 करघे मंगवाए। वे उन करघों पर कार्य करने का नाटक करने लगे। कपड़ा बुनने के लिए उन्होंने बहुत ही उत्तम किस्म की रेशम व स्वर्ण के धागों की मांग की। वे देर रात तक कपड़ा बुनने का नाटक करते रहते। राजा उस कपड़े को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। वह कपड़ा स्वयं वहां जाकर उसे देखना चाहता था, परंतु उसके मन में एक ही डर था कि यदि उसे वह कपड़ा दिखाई नहीं दिया तो सभी लोग ये समझेंगे कि वह अपने पद के योग्य नहीं है। मन ही मन में वह स्वयं को सांत्वना देता रहता कि उसे डरने की क्या आवश्यकता है, परंतु वह अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि स्वयं जाने की बजाय वह अपने किसी विश्वास पात्र मंत्री को सारा मामला जानने के लिए वहां भेजे। संपूर्ण नगर में लोग उस अनोखे कपड़े के बारे में जानते थे। हर कोई अपने पड़ोसी के बारे में जानना चाहता था कि वे चतुर है या मूर्ख। राजा ने बहुत सोच विचार कर अपने एक पुराने ईमानदार मंत्री को ठगों के पास भेजने का निश्चय किया। उसे लगता था कि वह मंत्री बहुत ही विद्वान है। अपने कार्य को उससे अधिक बेहतर और कोई समझ ही नहीं सकता। राजा की आज्ञा पाकर वृद्ध मंत्री उस कक्ष में गया जहां वे ठग झूठ मूठ का कपड़ा बुनने का नाटक कर रहे थे। मंत्री वहां जाकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे वह कपड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था, परंतु वह कुछ बोल नहीं सका। ठगों ने उससे अनुरोध किया कि वह पास आकर उस कपड़े का रंग और बेमिसाल कारीगरी को देखे और सराहे। उस वृद्ध मंत्री ने बहुत कोशिश करी, परंतु उसे वहां कोई कपड़ा नजर नहीं आया। थक हार कर उसने उस अदृश्य कपड़े की तारीफें करना शुरू कर दिया। उसने ठगों से कहा कि वह राजा को इस बेहतरीन कारीगरी के बारे में अवश्य बताएगा। ये सुनकर उन ठगों ने प्रसन्न होने का नाटक किया। वे मंत्री को उस कपड़े के रंगों और पैटर्न के बारे में और अधिक जानकारी देने लगे। वृद्ध मंत्री उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उसे आगे जाकर राजा को उस कपड़े के बारे में बताना भी था। थोड़ी देर बाद उन ठगों ने और अधिक धन, रेशम और स्वर्ण के धागों की मांग कर दी। वे सब कुछ अपने पास रखते जाते और उस खाली करघे पर कपड़ा बुनने का नाटक करते रहते। थोड़े दिनों बाद राजा ने एक और ईमानदार दरबारी को उनके पास भेजा। वह जानना चाहता था कि कपड़ा बुनकर तैयार हुआ है या नहीं। इस दरबारी के साथ भी वही हुआ जो उस वृद्ध मंत्री के साथ हुआ। लाख देखने पर भी उसे वहां कोई कपड़ा नजर नहीं आया। ठग उसके सामने कपड़े की बुनाई की तारीफें करते रहे। दरबारी चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। वह भी ये नहीं जताना चाहता था कि वह अपने पद के योग्य नहीं है। दरबारी ने ठगों से कहा कि वह इस उत्तम और अद्वितीय कपड़े की कारीगरी के बारे में राजा को अवश्य बताएगा। सारे नगर में उस अद्भुत कपड़े की ही चर्चा थी। हर कोई उस कपड़े को देखने के लिए उत्सुक था। राजा भी अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पा रहा था। अंततः उसने उस कपड़े को देखने की इच्छा जाहिर कर दी। वह अपने दरबारियों को लेकर उस कक्ष की ओर चल पड़ा।
उसके साथ वे 2 दरबारी भी थे जो पहले उस विचित्र व अद्भुत कपड़े को देखकर आ चुके थे। दोनों ठग अपना काम बखूबी कर रहे थे। देखिए महाराज, कितना अद्भुत कपड़ा है ये। दोनों मंत्री राजा से बोले, आपको इसका रंग और पैटर्न अवश्य ही पसंद आएगा। ऐसा कहकर उन्होंने खाली करगे की ओर इशारा कर दिया। वे ये समझ रहे थे कि अन्य लोगों को शायद वह कपड़ा दिख रहा है। उधर राजा की स्थिति बहुत ही विचित्र हो रही थी। उसे भी वह कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मैं बेवकूफ हूँ, अपने पद के योग्य नहीं हूँ? वह स्वयं से ये प्रश्न करने लगा। यह उसके जीवन की अब तक की सबसे असमंजस वाली स्थिति थी। वाकई अद्भुत है, राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। वह लगातार उस अदृश्य कपड़े की तारीफें करता रहा, बिना किसी को यह बताए कि उसे भी वह कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। राजा के साथ आए सभी दरबारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। वे सब उस कपड़े की तारीफें करते जा रहे थे। सभी ने राजा को सुझाव दिया कि वो इस अद्भुत कपड़े को जल्द ही आयोजित होने वाले शाही जुलूस में पहने। राजा ने इस सुझाव को मान लिया। राजा ने उन 2 ठगों को दरबार के शाही जुलाओं के पद पर नियुक्त कर दिया था। शाही जुलूस निकलने के 1 दिन पहले वो दोनों ठग ऐसा जताने लगे कि वे कार्य को अंतिम रूप देने में अति व्यस्त हैं। उस रात वे अपने काम में ही जुटे रहे। उन्होंने कैंची से कपड़ा काटा और बिना धागा डाले सुई से उसे सिलने का नाटक करने लगे। अंततः रात बीतते बीतते उन्होंने राजा का नया सूट सिलकर तैयार कर दिया। अगले दिन वे दोनों ठग राजा के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने अपने हाथ ऐसे उठाए थे जैसे कि अपने हाथों में वह कुछ संभाले हुए हैं। उन्होंने वे अदृश्य कपड़े राजा को देते हुए कहा कि ये वस्त्र मकड़ी के जाले की तरह हल्के हैं। पहनने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये वस्त्र उनके तन पर है ही नहीं, परंतु ये ही इस कपड़े की खासियत है। सभी लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि वास्तविकता तो ये थी कि किसी को भी वे वस्त्र दिखाई ही नहीं दे रहे थे। वस्त्र वहां थे ही नहीं। ठगों ने राजा से कहा कि वह अपने पुराने वस्त्र उतार दे। राजा ने ऐसा ही किया। वे ठग ऐसा जताने लगे जैसे कि वे नए वस्त्र राजा को पहना रहे हों। राजा भी हर तरफ से स्वयं को दर्पण में देखने लगा। सभी लोग उन वस्त्रों की तारीफें करने लगे कि वे कितने अच्छे दिख रहे हैं, राजा उनमें कितना जच रहा है। कुछ ही क्षणों में राजा शाही जुलूस में जाने के लिए तैयार हो चुका था। उसने एक बार फिर स्वयं को दर्पण में निहारा ताकि लोग ये समझें कि वह उन वस्त्रों को प्रशंसा पूर्वक देख रहा है। राजमहल के प्रधान कर्मचारी राजा के पीछे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे कि उन्होंने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है। वे भी नहीं चाहते थे कि लोगों को यह आभास हो कि उन्हें भी कोई वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है। राजा उस शाही जुलूस में बड़ी शान से चला जा रहा था। नगर का हर व्यक्ति राजा के उस अद्भुत सूट की तारीफें करता जा रहा था। कोई भी अपने साथी को यह नहीं जताना चाहता था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और वह व्यक्ति अपने पद के योग्य नहीं है या मूर्ख है। इससे पहले राजा के वस्त्रों की इतनी तारीफ कभी नहीं हुई थी, पर राजा के शरीर पर तो वस्त्र है ही नहीं। अचानक कहीं से एक नन्हे बालक की आवाज आई। धीरे धीरे वहां उपस्थित सभी व्यक्ति उस मासूम बालक की बात सुनकर कानाफूसी करने लगे। सचमुच राजा के तन पर वस्त्र नहीं थे। धीरे धीरे राजा के कानों में भी यह बात पहुंची। उसे लगने लगा कि सभी लोग सच ही कह रहे हैं, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा कि अब उसे अंत तक ऐसे ही रहना होगा। इसके सिवा अब उसके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके अतिरिक्त प्रधान कर्मचारी भी उसके पीछे पीछे उसी प्रकार चल रहे थे जैसे कि उन्होंने अपने हाथों में लंबा कपड़ा पकड़ा हुआ है, जो वास्तविकता में था ही नहीं।